चैप्टर 270। मुसाशी सपना देख रहा है। वो फील्ड में कई लोगों के संग काम कर रहा है। उसकी हेल्प के लिए और लोग आते हैं। काम करते हुए वो कहता है कि वो बहुत आगे आ गया है, बस थोड़ा सा और। तभी उनमें से एक कहता है कि चलो घर चलते हैं, घर जाने का टाइम हो गया है। एक कहता है कि नहीं, बस हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, जादू होने ही वाला है, हम उसे पाने ही वाले हैं। तुम इतने आगे आकर कैसे पीछे हट सकते हो? जाने वाले लोग कहते हैं क्योंकि बॉस का ऐसा कहना था, बहुत हो गया। ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां बच जाता है। वो जाते हुए लोगों को धन्यवाद करता है। मुसाशी जाग जाता है। बहुत तेज की बारिश हो रही है। वो एक टेंपल में है। वो कहता है कि वो फिर से सो गया। ये एक लैग मुझे बहुत थका देता है। वो टेंपल के मोंक को शेल्टर के लिए धन्यवाद करता है। मुसाशी याग्यू की ओर जा रहा है। मोंक उसे बताता है कि वो अपना ध्यान रखे क्योंकि याग्यू के रास्ते में काफी चढ़ाई है। मुसाशी इस बारिश में ही याग्यू की ओर निकल गया है। वो कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद वो रुकता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके पीछे दो समुराय है जो कि उसका पीछा नीजो कैसल से कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम्हें कैसे पता हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो मुसाशी लंगड़ा होने के बाद भी मुसाशी ही है, पर अब तुम इस लैग के कारण एक रेगुलर आदमी से भी कमजोर हो गए हो। मुसाशी इताकुरा की बात याद करता है कि कई स्वॉर्ड्समैन अपना नाम कमाने के लिए तुम्हें मारना चाहेंगे। वो स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। मुसाशी उन्हें ऐसा करने को मना करता है। उन स्वॉर्डमैन में से एक कहता है कि तुमने भी तो अपना नाम ऐसे ही कमाया है और अब हमारी बारी है। मुसाशी उनसे पूछता है कि तुमने स्वॉर्ड का रास्ता क्यों चुना? तुम तो समुराय भी नहीं हो। ऐसा सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? मुसाशी कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम स्वॉर्ड का यूज क्यों कर रहे हो। तुम्हारे लिए स्वॉर्ड का क्या मतलब है? वो दोनों स्वॉर्डमैन भागते हुए मुसाशी की ओर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ बात ही कर सकते हो, लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुसाशी अपने डंडे से अपनी ओर एक सर्कल खींचते हुए उन्हें पास न आने से मना करता है। मुसाशी कहता है कि मैं मरने और मारने की जाल से बाहर आ गया हूँ, मैं सर्कल में रहूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पैर के कारण मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा और अगर तुम फिर भी इस सर्कल में आना चाहते हो तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। और वहीं दूसरी ओर एक टेंपल में ग्रैनी होनीदन माता हाची से कहते हैं कि क्या कहा? विलेज वापस लौट चले? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो डेविल ताकेज़ो अब भी जिंदा है और अब तो लोगों का ये कहना है कि वो इनविंसिबल है। ऐसा कहते हुए ग्रैनी खांसती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद ग्रैनी आराम कर रही है। वो माता हाची से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं मियामोटो विलेज वापस जाना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यहाँ तक इसलिए आ सकी ताकि मैं मुसाशी को मरते हुए देख सकूं। माता हाची ये सुनकर रोने लगता है। वो दोनों स्वॉर्डमैन मुसाशी के सर्कल में आ गए हैं और मुसाशी ने उन दोनों को जान से मार दिया है। मुसाशी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस सर्कल में मत आना, फिर भी तुम इस सर्कल में क्यों आए? मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वहां से निकलने लगता है। चैप्टर 271। मुसाशी की मुलाकात कुछ और स्वॉर्ड्समैन से होती है। मुसाशी उन्हें कहता है कि मैं इस सर्कल में रहूंगा, मैं फाइट नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, पर अगर तुम इस सर्कल में आए तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। मुसाशी उन स्वॉर्ड्समैन को भी जान से मार देता है। वो प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि सर्कल में अपनी पोजीशन चेंज मत करो, एनिमी को सर्कल में आने दो, उनके मोमेंटम का फायदा उठाते हुए उन पर अटैक करो। इस पर मुझे ध्यान देना है पर मेरा शोल्डर बहुत टाइट है, मुझे इसे रिलैक्स करना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने उएदा की आत्मा खड़ी है। उएदा कहता है कि तुम मरने और मारने की चाल से बाहर आ गए हो। क्या सही में? मुझे लगता है कि तुम एनिमी को अंदर इसलिए बुलाते हो ताकि तुम उन्हें मार सको। क्या तुम सही में रोशनी को खोज रहे हो और या फिर तुम अंधेरी की ओर जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो मुसाशी? मुसाशी याग्यू की टेरिटरी में आ गया है। वो याग्यू की ओर जा रहा है और वहीं क्योटो के टेंपल में ग्रैनी आराम कर रही है। माता हाची टेंपल के बाहर बैठा है। मोंक माता हाची को बताता है कि ग्रैनी की तबीयत पहले से ठीक है पर उनकी इतनी लंबी यात्रा ने उनकी बॉडी को कमजोर कर दिया है। माता हाची मोंक से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, पर तभी माता हाची को रियलाइज होता है कि मोंक ने उसकी मदर का ख्याल रखा है। वो मोंक से माफी मांगता है। मोंक हंसता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ईमानदार हो। मोंक आगे कहता है कि उसका नाम ताइदा है। तुम आराम से यहाँ पर रुको जब तक ग्रैनी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मोंक माता हाची को बताता है कि ग्रैनी बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है, चलो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो हर दिन और रात तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करती है। मोंक याद करता है कि ग्रैनी प्रार्थना में बोलते हैं कि मेरा लड़का बहुत झूठ बोलता है, उसे माफ कर देना। माता हाची ये सुनकर चौंक जाता है कि ग्रैनी को उसका सच पता है।
मॉन्क ग्रैनी से पूछता है कि तुम्हारा लड़का क्या करता है। तुमने बताया था कि वो वॉरियर की यात्रा पर है, पर अब तुम कह रही थी कि वो बहुत झूठ बोलता है। ग्रैनी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तभी ग्रैनी मॉन्क को सारी बात बताती है कि मेरे लड़के माता हाची के पास एक झूठा सर्टिफिकेट है, उसे मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। ये कन्वर्सेशन बताते हुए मॉन्क माता हाची से पूछता है कि ग्रैनी ने मुझे बताया कि तुम किसी और के नाम का यूज कर रहे हो। ग्रैनी को सब पता है। माता हाची मॉन्क से नजर नहीं मिला पाता। वो सोचता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मदर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से मेरे बारे में ऐसी बात नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसके कुछ टाइम बाद मॉन्क को पता चलता है कि ग्रैनी का बुखार और बढ़ गया है। मॉन्क माता हाची को कहता है कि तुम ग्रैनी के साथ रहो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ग्रैनी मॉन्क को माता हाची की स्टोरी बता रही थी। वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखती है। उसे नहीं पता था कि मॉन्क की जगह पर माता हाची उसके सामने है। ग्रैनी बताती है कि माता हाची के पास किसी दूसरे नाम का सर्टिफिकेट है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी चीज भी खरीद सकते हो, पर मैं माता हाची में बिलीव करती हूँ। मुझे अपने लड़के में विश्वास है, वो अच्छा कर रहा है। मुझे पता है कि वो ताकेज़ो से जलता है क्योंकि वो ताकेज़ो के जैसा नहीं बन पाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोलता है, मैं उसकी मदर हूँ, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर माता हाची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर ग्रैनी को चेक करके बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। चैप्टर 272। डॉक्टर माता हाची को बताता है कि आज की रात बहुत कठिन होने वाली है। मॉन्क ग्रैनी को बताता है कि अब तो तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए, अब तो तुम अपने लड़के के साथ हो। माता हाची डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब कि आज की रात कठिन होने वाली है। ये सोचकर माता हाची घबरा जाता है। वो कहता है कि अचानक कैसे हो सकता है, क्या तुम नकली डॉक्टर तो नहीं? डॉक्टर कहता है कि ग्रैनी कई टाइम से बीमार है, वो स्ट्रांग है, तभी वो अभी तक जिंदा है। तभी ग्रैनी एकदम से खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर को देखती है और उसे मुसाशी समझकर मारने लगती है। माता हाची ग्रैनी को रोकने की कोशिश करता है, इतने में ग्रैनी फिर से गिर जाती है। सुबह हो चुकी है। डॉक्टर बताता है कि अभी के लिए वो ठीक है, पर वो कभी भी शरीर छोड़ सकती है। डॉक्टर जाते हुए माता हाची से कहता है कि तुम ग्रैनी का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई इच्छा पूरी ना हो पाए। इसके बाद माता हाची ग्रैनी को लेकर मियामोटो विलेज की ओर जाने लगता है। मॉन्क कहता है कि मियामोटो यहाँ से बहुत दूर है। माता हाची कहता है कि हम दोनों घर वापस जा रहे हैं। ये सुनकर मॉन्क उसे कुछ देर रुकने की कहता है। वो उसके रास्ते के लिए खाना और कपड़े पैक करता है। वो माता हाची को कुछ पैसे भी देता है। माता हाची अपनी मदर को पीठ पर लाद कर मियामोटो विलेज की ओर निकल गया है। वो मॉन्क को याद करते हुए सोचता है कि ये पहली बार है कि किसी ने मेरी हेल्प की हो, मुझे सही से उसका धन्यवाद करना चाहिए था। वो ग्रैनी से मन में माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस उम्र में तुम्हें इतनी पीड़ा दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस शरीर ने तुम्हें थका दिया होगा, इसने मुझे भी थका दिया है। तुमने तो कभी मियामोटो विलेज से भी बाहर कदम नहीं रखा था। वो याद करता है कि मैंने ताकेज़ो के संग विलेज छोड़ा और मैं अपनी मदर के संग विलेज लौट रहा हूँ। वो अपनी जर्नी याद करता है, शिकीगारा, ओसाका, क्योटो। मुसाशी, तुमने अपना नाम कमा ही लिया। मुझे पक्का पता है कि तुम्हें किसी डायमियो के यहाँ काम भी मिल जाएगा और तुम्हारी यात्रा वहाँ खत्म हो जाएगी। और वहीं मैं शराब पीने लगा और वुमन के संग मजे लेने लगा। तभी ग्रैनी होनीदन खांसती है। वो कहती है कि क्या हम मियामोटो जा रहे हैं? लगता है अंकल गोन हमसे पहले ही मियामोटो विलेज पहुंच गए होंगे। माता हाची अंकल गोन को याद करता है और सोचता है कि मेरी गलती के कारण अंकल गोन मारे जा चुके हैं। अगर मैंने विलेज नहीं छोड़ा होता तो वो मारे नहीं जाते। अगर ताकेज़ो में सेम एज के नहीं होते, अगर ताकेज़ो में एक विलेज के नहीं होते, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीता। अगर ताकेज़ो पैदा ही नहीं हुआ होता। तभी माता हाची को याद आता है कि अगर ताकेज़ो पैदा ही नहीं हुआ होता तो उसके पास कोई फ्रेंड ही नहीं होता। वो ये सोचकर डर जाता है। वो कहता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो दोनों एक झरने के पास आ गए हैं। माता हाची अपनी मदर से कहता है कि चलो सब कुछ खत्म कर देते हैं। माता हाची अपनी मदर के साथ सुसाइड करने की सोच रहा है। ग्रैनी को उस झरने में समुद्र दिख रहा है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं निकलती तो मैं कभी समुद्र नहीं देख पाती। मैं इसे हमेशा से देखना चाहती थी। मियामोटो से समुद्र बहुत दूर है। ग्रैनी माता हाची को धन्यवाद करती है। वो माता हाची को बताती है कि इस दुनिया में कोई भी स्ट्रांग नहीं है, बस कुछ स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 273। आज से 20 साल पहले मियामोटो विलेज में ग्रैनी के हस्बैंड इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनके फ्यूनरल पर कई लोग आए हैं। सबका यही मानना है कि मिसेस होनीदन एक स्ट्रांग वुमन है, वो खुद को इस कठिन टाइम से निकाल लेगी। उसकी एक नजर से लोग डर जाते हैं। वो वुमेन जिसके पास एक बच्चा है उसे घूर रही होती है। वो वुमेन घर जाते हुए मिसेस होनीदन के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत डरावनी है।
वो हमें बचपन से जानती है। वो वुमेन अपने घर आ जाती है। उसका हस्बैंड भी कुछ टाइम पहले मर चुका है। वो बच्चे को माताइची के नाम से पुकारती हुई कहती है कि तुम अपने फादर को कभी नहीं देख पाओगे। वो वुमेन माताइची को अपने गले लगा लेती है। तभी वो वुमेन देखते हैं कि उसके सामने मिसेस होनीदेन खड़ी है। वो मिसेस होनीदेन का स्वागत करती है। वो वुमेन होनीदेन को बताती है कि उसे माताइची को दूध पिलाने जाना है। वो अंदर कमरे में जाकर माताइची को दूध पिलाने लगती है। तभी होनीदेन उस वुमेन से रिक्वेस्ट करती है कि ये बच्चा मुझे दे दो, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं होनीदेन फैमिली के वंश को खत्म नहीं करना चाहती। इसके बाद होनीदेन माताइची को अपने घर ले आती है। शुरुआत में माताइची उससे दूर भागता है। होनीदेन माताइची का ख्याल रखती है। वह उसके लिए खाना बनाती है, उसे नहलाती है, उसकी पोटी साफ करती है। वो माताइची को नया नाम देती है। वो उसे माताहाची नाम देती है। ग्रैनी होनीदेन अपने पास्ट को याद करती है। माताहाची ग्रैनी होनीदेन को झरने के पास लेकर खड़ा है। वो बताता है कि मेरी वजह से अंकल गोन एक रोनिन के हाथों मारे गए। ग्रैनी गोन को अपने सामने देखती है। वो गोन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माताहाची आगे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं ससाकी कोजिरो हूँ। वो लेटर भी मेरा नहीं है, मैंने अपना कुछ नाम नहीं कमाया है। ग्रैनी गोन को देख रही है। गोन उसका स्वागत कर रहा है। माताहाची आगे कहता है कि ओशु की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं कोको नाम की वुमन के संग भाग गया था। और यही नहीं, मैंने सब झूठ बोला, मैं झूठ बोलता चला गया। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मैं ताकेजो की तरह स्ट्रांग हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत वीक हूँ। ऐसा कहते हुए माताहाची छलांग मारने वाला है। चैप्टर 274। माताहाची नीचे कूदने वाला है। वो कहता है कि एक और स्टेप और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ग्रैनी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने लड़के के कंधे पर मर रही हूँ। माताहाची ग्रैनी से कहता है कि 3 तक गिनती में माताहाची गिनती गाना चालू करता है। 1 2 3 4। वो छलांग नहीं मारता और पीछे होकर अपने घुटनों पर गिर जाता है। ग्रैनी भी जमीन पर गिर जाती है। माताहाची रोते हुए चिल्लाता है कि मुझसे सहन नहीं होता कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। मैं अपने झूठ के कारण बर्बाद हो गया हूँ। मैं दूसरों को ये नहीं बताना चाहता कि मैं अंदर से कितना खाली हूँ। ना ही ताकेजो को और ना ही ओशु को और ना ही अपनी मदर को। माताहाची खुद को कमजोर कमजोर कहते हुए चिल्लाने लगता है। ग्रैनी होनीदेन ये सुनने के बाद कहती है, बहुत बढ़िया माताहाची, जो सही में कमजोर होता है वो ये कभी एडमिट नहीं करेगी कि वो कमजोर है। तुम अब वीक नहीं रहे हो, ऐसे एक इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है। ग्रैनी होनीदेन बताती है कि तुम गिव अप मत करो। माताहाची ग्रैनी को उठाकर मियामोटो की ओर निकलने लगता है। ग्रैनी सो चुकी है। माताहाची ग्रैनी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ग्रैनी माताहाची का फेस पकड़ लेती है। ग्रैनी सोचती है कि सीधा रास्ता सभी को बढ़िया लगता है, पर चीजें ऐसा काम नहीं करती। हेजिटेशन, मिस्टेक, लंबे रास्ते पर घूमना, सब ठीक है। जिस रास्ते पर तुम चले हो वो रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। उस रास्ते पर बहुत डिस्ट्रक्शन भी रही, पर सब ठीक है। माताहाची ग्रैनी से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना नाम कमाऊंगा और तुम आराम से जीना। ग्रैनी कहती है कि सब ठीक है। माताहाची ग्रैनी को मदर कह के पुकारता है। ग्रैनी माताहाची को बताती है कि मुझे तुम्हारे मुंह से शब्द सुनकर अच्छा लगा, क्या तुम ये फिर से बोल सकते हो। माताहाची ग्रैनी को फिर से मदर कहता है। ग्रैनी पूछती है कि क्या वो मियामोटो विलेज पहुंच गए हैं। माताहाची उसे बताता है कि वो मियामोटो विलेज पहुंच गए हैं। ग्रैनी अपनी आंख खोलती है और अपने सामने अंकल गोन और कई विलेजर्स को देखती है। ग्रैनी ओशु, ताकेजो और माताहाची की रियल मदर को भी देखती है। ग्रैनी उन सबको बताती है कि उसे वापस आकर अच्छा लगा। ग्रैनी मर चुकी है। माताहाची ने उसे झूठ बोला। वो रो रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो ग्रैनी को मदर कहकर चिल्लाने लगता है। चैप्टर 275। रात हो गई है। माताहाची ग्रैनी को लेकर वापस टेंपल में आ गया है। मॉन्क कहता है कि तो तुम और ग्रैनी ज्यादा दूर नहीं गए, ग्रैनी ने उससे पहले ही शरीर छोड़ दिया। वो माताहाची को बताता है कि हम कल ग्रैनी का अंतिम संस्कार करेंगे। माताहाची ग्रैनी के सामने रो रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें आखिर में भी झूठ बोलना पड़ा कि हम मियामोटो विलेज पहुंच गए हैं। मैं तुम्हें कभी भी ताकेजो का सच नहीं बता पाया। वो कहता है कि मुसाशी मुझे नहीं, बल्कि मैं मुसाशी को सेकिगारा की बैटल में लेके गया था। मुझे लगा था कि अगर मैं विलेज में रुका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग माताहाची अपनी मदर के लिए प्रार्थना करता है। मोंक और माताहाची ग्रैनी की बॉडी को ऊंची चट्टान पर ले जाते हैं। मोंक माताहाची को बताता है कि यहाँ से तुम मियामोटो को नहीं देख सकते, पर यहाँ का नजारा बढ़िया है, ये जगह ग्रैनी के लिए ठीक रहेगी। माताहाची ग्रैनी के लिए गड्ढा खोदता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सच बताने से डरता था और इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया, और इसी कारण तुमने ताकेजो के लिए अपने दिल में नफरत भर ली। अपने दिल में इतनी नफरत पाल कर जीना तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा।
पर मदर, एक चीज थी जो तुमने मुझसे छुपा कर रखी, पर मैं ये जानता था। मैंने ये चीज किसी को पता नहीं चलने दी। पर अब मेरा ये कहना ठीक होगा कि वो चीज झूठ थी, क्योंकि तुम ही मेरी रियल मदर हो। माताहाची ग्रैनी की ग्रेव पर एक पेड़ गाड़ता है और उसे याद करते हुए रोने लगता है। और अब वो पेड़ समय के साथ बड़ा हो गया है। कई साल बीत गए हैं। माताहाची बूढ़ा हो गया है। वो किसी ब्रिज पर बैठकर सबको ये स्टोरी बता रहा है। कई लोगों ने उसे घेरा हुआ है। भीड़ उसे कहती है कि तुम हमें मुसाशी और कोजिरो के बारे में बताओ, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। माताहाची कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, मैं स्टोरी को कल कंटिन्यू करूंगा, तुम सब घर जाओ। भीड़ वहां से निकलती हुई कहती है कि इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर हम कल भी यहाँ आएंगे क्योंकि अच्छी स्टोरी सुनाता है। माताहाची वहीं टोकरे को लेकर बैठा है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम फूकी है। फूकी माताहाची से पूछता है कि क्या तुम सही में कोजिरो और मुसाशी के बारे में सच कह रहे हो? माताहाची कहता है कि मैं झूठ बोलकर थक चुका हूँ, अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। सच बोलने का अपना ही अलग मजा है। माताहाची को फूकी परेशान नजर आता है। माताहाची पूछता है कि क्या हुआ, कल तुम यहाँ वापस आ रहे हो ना, क्योंकि कल की स्टोरी और खतरनाक होने वाली है। माताहाची आगे कहता है कि इसे सोचकर तुम ज्यादा परेशान मत होना, घर जाकर आराम से सो जाना। फूकी माताहाची से कहता है कि कल तुम हमें मुसाशी के बारे में बताना। ऐसा कहकर फूकी वहां से भाग जाता है। मुसाशी याग्यू की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। वो याग्यू की ओर पहुंचने ही वाला है। वो नदी में जाकर पानी पीता है। तभी वो अपने बगल में ईतो इतोसाई को नोटिस करता है। ईतो इतोसाई मुसाशी की ओर देखकर हंस रहा है। चैप्टर 276। माताहाची ब्रिज पर बैठा है। उसके आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। माताहाची फूकी को ढूंढ रहा है। लोग उसे स्टोरी शुरू करने को कहते हैं। माताहाची कहते तो ठीक है, मेरी मदर मर गई थी। लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में काफी सुन लिया, मुसाशी के बारे में बताओ। फूकी उस ब्रिज पर भगते हुए आता है। माताहाची फूकी को देखकर खुश होता है। वो कहता है कि तो चलो, मैं आज तुम्हें मुसाशी के बारे में बताता हूँ। माताहाची फूकी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस लड़के को पहली रो में बैठने दो। मुसाशी और ईतो इतोसाई एक दूसरे के सामने है। ईतो इतोसाई मुसाशी का फेस देखकर समझ जाता है कि वो उसे सेकिगारा की बैटल के टाइम मिला था। ईतो इतोसाई उसकी मुलाकात याद करता है। ईतो इतोसाई कहता है तुम तो वही लड़के हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। ईतो इतोसाई समझ जाता है। वो कहता है कि तो तुम ही मियामोटो मुसाशी हो। वो आगे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने योशिओका स्कूल के 70 समुराई को अकेले ही मार दिया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे जैसा भी कोई होगा। खुद को इतनी खतरनाक सिचुएशन में डालना ताकि तुम प्रूव कर सको कि तुम बेस्ट हो। ईतो इतोसाई आगे कहता है कि जो लड़का सेकिगारा की बैटल खत्म हो जाने के बाद भी इतने जोश से लड़ रहा हो, वो आगे जाकर मियामोटो मुसाशी बनेगा, ये तो होना ही था। ईतो इतोसाई मूतने लगता है। वो कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मेरे पास आओ, लो मैं अपनी धार उस तरफ कर लेता हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मुसाशी सोच में पड़ जाता है कि ये है कौन। मैं इसे देखकर ये बता सकता हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। ईतो कहता है कि क्या हम बैठकर शराब पिए, और या फिर जब अपॉर्चुनिटी खुद दोनों के सामने आ गई है तो क्यों ना थोड़ा मजा लिया जाए। ईतो इतोसाई पीछे मुड़कर मुसाशी की ओर देखता है, पर मुसाशी वहां से जा चुका है। मुसाशी एक इनके बाहर बैठा हुआ है। इनके ओनर से उसे जानने को मिलता है कि याग्यू सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। ओनर पूछता है कि क्या तुम्हें याग्यू के असल में कुछ जरूरी काम है? मुसाशी कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, और या फिर ये कहना ठीक होगा कि मेरे पास उसके सवाल का जवाब है। मुसाशी याग्यू से अपनी लास्ट मीटिंग याद करता है। वो कहता है कि इनविंसिबल सिर्फ एक वर्ड है, ये एक मिराज है, जैसे ही तुम इसे पाना चाहते हो ये दूर भाग जाता है। पर याग्यू सेकिसुसाई, तुम अब भी स्वॉर्ड का यूज क्यों करते हो? बताओ ओल्ड मैन, मैं अब तुम्हें अपने विचार में घूमते हुए क्यों नहीं देखता? मुसाशी याग्यू को याद करते हुए सोचता है कि अभी कुछ और बचा हुआ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने मिराज की ओर भागना बंद कर दिया है। जिस रास्ते पर अब मैं चल रहा हूँ वो कहीं और ले जाता है। मुसाशी सोचता है कि अगर मैं किसी ऐसे अपोनेंट से फाइट कर सकूं जिसमें मैं अपना सब कुछ झोंक सकूं, हो सकता है कि तब मुझे सिर्फ एक और फाइट की जरूरत है, जिंदगी और मौत की फाइट। तभी उसके पीछे से ईतो इतोसाई कहता है कि तुम रेडी हो? क्या तुम याग्यू के यहाँ जा रहे हो? चैप्टर 227। ईतो इतोसाई मुसाशी से पूछता है कि क्या तुम याग्यू से मिलने जा रहे हो? मुसाशी ईतो इतोसाई से उसका नाम पूछता है। ईतो इतोसाई उसे अपना नाम बताता है। मुसाशी ये नाम सुनकर चौंक जाता है। वो घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ईतो इतोसाई कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे सामने हूँ? मुसाशी कहता है कि मैं तुम्हारे संग याग्यू नहीं जाने वाला, और मैं पहली बार याग्यू से नहीं मिलने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशानी खड़ी करने वाले हो।
ईतो इतोसाई कहता है कि तुम इस जगह पर आखिर क्या कर रहे हो, तुम याग्यू से फाइट करने जा रहे हो। मुसाशी कहता है कि तुम याग्यू से क्यों मिलना चाहते हो। ईतो इतोसाई मुसाशी को बताता है कि तुम लेट हो गए हो, इनविंसिबल याग्यू सेकिसुसाई मर चुका है। ईतो इतोसाई अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखता है और कहता है कि सारा मजाक किरकिरा हो गया। तुम क्या कहते हो मुसाशी। ईतो इतोसाई याग्यू के साथ उसकी मीटिंग को याद करता है। ईतो इतोसाई याग्यू के असल जाकर मुराटा से कहता है कि वो याग्यू से मिलने आया है। मुराटा उसे याग्यू से मिलने की मना कर देता है। ईतो इतोसाई मुराटा को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मुझे सुनने में आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। वैसे पहले तो हम कभी मिले नहीं हैं, पर मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ। ईतो इतोसाई याग्यू के सामने बैठा है। याग्यू बूढ़ा हो चुका है। ईतो इतोसाई कहता है कि तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। याग्यू ईतो इतोसाई को बताता है कि इनविंसिबल, जिसकी कोई बराबरी ना कर सके, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब एक है। ईतो को ये बात बोर करने लगती है। ईतो कहता है मुझे लगता है या तो तुम इनविंसिबल हो या फिर मैं। याग्यू कहता है कि और शायद हर कोई इनविंसिबल है, अगर यहाँ सब कुछ एक ही है तो कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। ईतो इतोसाई याग्यू की बात सुनकर उबासी लेता है और अगले मोमेंट में याग्यू की गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। ईतो कहता है कि तुम मर सकते हो, अगर तुमने फाइट की होती तो मैं जीत गया होता और तुम मर चुके होते। याग्यू कहता है कि तुमने सही कहा, मैं मर चुका होता, जैसे कि किसी जायंट बेर ने मुझ पर अटैक कर दिया हो। ये सुनकर ईतो चौंक जाता है। ईतो याद करता है कि याग्यू में कोई मजा नहीं है। ह्योगोनोसुके याग्यू को बताता है कि ईतो इतोसाई अमेजिंग है, हम सब उसकी फाइटिंग स्पिरिट को एक डोर के पीछे तक महसूस कर सकते थे। उसके डोर के पीछे याग्यू के डिसाइपल बैठे हुए हैं। ह्योगोनोसुके कहता है कि मुझे जान के खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो। याग्यू ह्योगोनोसुके की बात में हामी भरता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं उससे मिल सका, उसने मुझे खुद से परिचित करा दिया। ईतो इतोसाई मुसाशी को बताता है कि याग्यू सही में इनविंसिबल है, वो अमेजिंग है। याग्यू ह्योगोनोसुके से ओशु के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि उसके डिसाइपल उसे यहाँ लाने वाले हैं। याग्यू कहता है कि मैं अपने लास्ट पल ओशु की गोद में सिर रख के गुजारना चाहता हूँ। ईतो मुसाशी को कहता है कि पर याग्यू में कोई मजा नहीं है, मैं ये पता नहीं लगा सकता कि वो कितना स्ट्रांग है। उस जैसा व्यक्ति मेरे सामने कभी दोबारा नहीं आने वाला, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी चांस है। चैप्टर 278। ईतो इतोसाई मुसाशी से कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम्हें 70 लोगों को काट के कैसा महसूस हुआ। वो आगे कहता है कि हम अपनी जान को दांव पर लगाकर जिंदगी को जीते हैं और हम अपने जैसे ही अपोनेंट को ढूंढने में लगे रहते हैं। हम उन्हें एक खजाने की तरह खोजते हैं। क्या मैंने सही नहीं कहा मुसाशी? क्योंकि वो अपोनेंट ही हमें वो दिखा सकता है जो हमें आसानी से नहीं दिखता, जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। इनका ओनर ये सीन छुप कर देख रहा है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। मुसाशी वर्सेस ईतो इतोसाई। ईतो आगे कहता है कि 5 साल बीत गए हैं, पर तुम्हें देख के लगता है कि उन 5 सालों में तुमने 20 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। मुसाशी ने अपना हाथ स्वॉर्ड पर रख लिया है। ईतो कहता है कि तुम मेरे लिए एक खजाने की तरह हो, एक बहुत कीमती खजाना। ईतो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गई है। मुसाशी ये देखकर हैरान हो जाता है। उसकी ईगो भी लड़ने को रेडी है। मुसाशी कहता है कि मैंने कभी इसके जैसा अपोनेंट फेस नहीं किया। किमूरा याग्यू के रूम के बाहर है। वो कहता है कि फूलों का आना शुरू हो गया है, बसंत आ रहा है। प्लम्स, पीचेस, चेरी ब्लॉसम, अब हर बसंत में हमें फूल देखने को मिलेंगे। वो याग्यू से कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वो याग्यू की ओर देखता है कि याग्यू का सिर नीचे झुक चुका है। उसके सिर का कपड़ा जो उसे ओशु ने दिया था वो भी नीचे गिर गया है। किमूरा याग्यू की ओर भागता हुआ आता है। याग्यू ओशु का स्वागत करता है। उसे ओशु बांसुरी बजाती हुई दिखती है। तभी मुसाशी भी ओशु की बांसुरी की आवाज सुनता है। वो ईतो इतोसाई से पूछता है क्या तुम्हें भी बांसुरी सुनाई दी? ईतो कंफ्यूज है। इनके ओनर ने भी कुछ नहीं सुना। ईतो अपने मुंह से सीटी बजाता है। मुसाशी सोचता है कि सिर्फ उसके सिवा किसी ने नहीं सुनी। बांसुरी की धुन सुनने के बाद मुसाशी ओशु को याद करता है और प्रार्थना करता है कि ईतो कहता है तुम्हारे जैसा व्यक्ति प्रार्थना भी करता है। मुसाशी की ईगो कहती है कि क्या तुम इस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो? मुसाशी अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बनाता है। वो कहता है कि मैं इस सर्कल को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा, पर अगर तुम इस सर्कल के अंदर आए तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। उएदा की आत्मा वहीं पर है। उएदा सोचता है कि क्या तुम रोशनी की ओर जा रहे हो और या फिर से अंधेरे में। मुसाशी ईतो को बताता है कि अगर तुम इस सर्कल में आए तो मैं तुम्हें काट दूंगा। मुसाशी की ईगो ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसकी ईगो भी मैनिफेस्ट हो चुकी है।
मुसाशी ईतो के स्टैंस को देखते हुए सोचता है कि क्या तुम्हारा एक हाथ नहीं है? जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम अपने दूसरे हाथ को मुझसे दुबकाए हुए हो। क्या तुम स्वॉर्ड नहीं निकालने वाले? मुसाशी सोचता है, और हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा सोचूं? ईतो हंसता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए मुसाशी को स्वॉर्ड निकालने को कहता है। मुसाशी ने अपना हैंड स्वॉर्ड पर रख लिया है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।